तो हेलो एंड वेलकम। आज हम करने वाले हैं सीड डोमेंसी का एक आप पॉडकास्ट समझ सकते हैं सीड डोमेंसी के रिवीजन के लिए। तो आइए शुरू करते हैं। बेरिंग ने आप कह सकते हैं कि ठीक है बेरिंग ने ठीक है जैसे आप चाहें तो बेरिंग ने 2 टाइप्स के डोमेंसीज बताए थे। हम नॉर्मली डोमेंसीज की बात कर रहे हैं। एक डोमेंसी थी इम्पोज डोमेंसी, एक थी इननेट डोमेंसी। इसे इननेट को आप नेचुरल भी बोल सकते हो और इम्पोज को आप बोल सकते हो कि थोपा गया है। इन्वायरमेंटल कंडीशंस को कुछ इस तरीके से चेंज किया गया कि उसे ज़बरदस्ती अपने आप को टॉर्मेंट करना पड़ा, ठीक है। और इनेट में जो है वो नेचुरल है, तो वो अपना जितना भी उसे टाइम चाहिए होगा अपने आप को प्रॉपर्ली डेवलप करने के लिए उतना वो लेगा ही लेगा। तो हम इसके अंदर जो है टाइम की बात कर लेते हैं सीरीज़ वाइज कि एक आप कह सकते हो प्री डोमेंसी, फिर फुल डोमेंसी आएगी और फिर जो है पोस्ट डोमेंसी। तो अब यहाँ पे होगा क्या, इसे आप इसे ये बोल सकते हो अर्ली रेस्ट, मिड रेस्ट और जो है यहाँ पे आफ्टर रेस्ट पीरियड पोस्ट, ठीक है। तो जिब्रालिक एसिड, अब 2 चीज़ आप समझिए कि जिब्रालिक एसिड जो होता है वो ग्रोथ कराता है, सीड को जर्मिनेट कराता है ना। आपने पढ़ा भी है कि अल्फा माइलेज को जो है ये करवाता है सीड डोमेंसी के टाइम, सीड जर्मिनेशन के टाइम पे ये अल्फा माइलेज बनवाता है। और एब्सिसिक एसिड जो है ये डोमेंसी को मेंटेन करके रखता है। तो अर्ली के टाइम तो मतलब इसमें डोमेंसी में होगा क्या, जिब्रालिक एसिड पहले कम होगा डोमेंसी के टाइम पे, फिर जिब्रालिक एसिड सबसे मिनिमम हो जाएगा कम होता होता और उसके बाद फिर जो बढ़ना शुरू करेगा। और एब्सिसिक एसिड बढ़ रहा होगा, ठीक है, अच्छे खासे लेवल पे होगा, उसके बाद वो बढ़ता बढ़ता मैक्सिमम पे जाएगा और फिर वो डिक्रीज़ हो जाएगा। तो डोमेंसी के अंदर हमें 2 चीज़ का ध्यान रखना होता है कि आपको डोमेंसी चेक करो, जिब्रालिक एसिड और एब्सिसिक एसिड के रेशो का आपको देखना होता है, ठीक है। और जैसे हम बात कर रहे हैं कि पोस्ट डोमेंसी फिर आफ्टर रेस्ट की, उसमें क्या होगा कि जैसे ये ट्रीटमेंट ख़त्म हो जाएगा, मतलब ख़त्म हो गया डोमेंसी, तो उसके बाद अब जो है यहाँ पे सेल डिवीज़न दिखेगा आपको, सेल डिवीज़न होगा, इलोंगेशन होगा, राइजोइड्स मतलब आगे के जो है डेवलपमेंट होगा। उसके अलावा जो अगर आप इसी टाइम पीरियड में ही देखें तो प्री डोमेंसी के टाइम पे ग्रोथ को जो है आप रिज्यूम कर सकते हो कि आगे डोमेंसी ना हो, आप इसके अंदर कुछ चेंजेस कर सकते हो कि यहीं कहीं रुक जाए चेंजेस करके, है ना। लेकिन अब अगर वो जो है फुल पे पहुँच गए तब आप उसे रिवर्स नहीं कर सकते अब। और अगर वो डोमेंसी ख़त्म हो चुकी है अब तो एब्सिसिक एसिड जो है डिक्रीज़ ही हो रहा है, तो अब आप एक काम कर सकते हैं कि अब आप इसे और ज़्यादा फास्टली डिक्रीज़ करवाना चाहते तो कुछ ट्रीटमेंट दे सकते हैं कि जिससे जो है एब्सिसिक एसिड का लेवल एकदम से कम हो जाए। अब एक और तरीके से जो है डिवाइड किया गया है डोमेंसी को कि ट्रू डोमेंसी, रिलेटिव डोमेंसी और सेकेंडरी डोमेंसी। ट्रू डोमेंसी क्या है कि ग्रोथ कैन नॉट इंड्यूस, ट्रू डोमेंसी में आप ग्रोथ को इंड्यूस नहीं करा सकते, उसे अपना खुद का टाइम पीरियड चाहिए, ठीक है, जैसे आप नेट कह रहे हैं। फिर रिलेटिव क्या हो जाता है कि जर्मिनेशन इंड्यूस्ड बाय स्पेशल कंडीशंस। वैसे तो जो है वो डोरमेंट है, लेकिन अगर आप स्पेशल कंडीशंस दोगे तो वो अपने आप को वो जर्मिनेशन करा सकते हैं सीड। अब आते हैं हम सेकेंडरी डोमेंसी पे। तो सेकेंडरी डोमेंसी क्या होता है कि अब तक पहले वाली ख़त्म नहीं हुई थी लेकिन दूसरी आ गई। दूसरी कैसे, कुछ इन्वायरमेंटल कंडीशन ऐसी होगी कि अब उसे फिर से डोरमेंट रहना पड़ रहा है सीड को। अब चलते हैं एगो टाइप पे सीड डोमेंसी के जो क्रॉकर साहब ने दिए थे, क्रॉकर ने 1960 में। वैसे इन्होंने 2 टाइप्स में कहा है, बट हाँ हम इसमें एक तीसरा भी जोड़ सकते हैं, फिर हमें ज़्यादा बेटर समझ आ जाएगा। ये तो सीड कोट की वजह से, सीड कोट हार्ड होगा, वाटर के लिए इम्परमेबल होगा, फिर गैस के लिए इम्परमेबल होगा, ये फैक्टर्स हो सकते हैं। एम्ब्रियो की वजह से क्या हो सकता है कि एम्ब्रियो अभी रुडिमेंट्री है, डोरमेंट एम्ब्रियो है, या फिर जो कुछ प्रॉपर लाइट ट्रीटमेंट चाहिए वो एम्ब्रियो के अंदर आ जाता है। दूसरा क्या है यहाँ पे कि जर्मिनेशन इनहिबिटर्स है कुछ सीड के अंदर ही, ठीक है। अब पहले वाला जो सीड कोट है वो है फिजिकली, फिर एक्सोजीनस डोमेंसी। एम्ब्रियो रुडिमेंट्री है या फिर डोरमेंट है या फिर उसे लाइट ट्रीटमेंट चाहिए तब वो ग्रो कर पाएगा, ये सब कुछ आ जाता है उसकी मॉर्फोलॉजी के अंदर, ठीक है, मॉर्फोलॉजिकल डोमेंसी। अब जो जर्मिनेशन इनहिबिटर्स है उसी के अंदर एम्ब्रियो के पास में ही वो आएगा यहाँ पे उसकी फिजियोलॉजिकल डोमेंसी के अंदर। अब इन्हें थोड़ा डिटेल में देख लेते हैं सीड कोट में क्या है और उसके साथ में हम तरीके भी देख लेंगे कि कैसे हटाई जा सकती है। तो वाटर इम्परमेबिलिटी की अगर आप बात करें
तो वाटर इम्पर्मिएबल में क्या हो सकता है कि वहाँ पे जहाँ पे भी वाटर को एंट्री करनी थी वहाँ पे वैक्स, फैट, प्रोटीन्स या फिर हेमिसेलुलोज वगैरह प्रेजेंट है। ये ज़्यादातर केसेस में एक्वेटिक प्लांट्स में प्रेजेंट होता है। अब आते हैं हम गैस कि गैस के लिए इम्पर्मिएबल हैं, तो CO2 या फिर ऑक्सीजन के लिए इम्पर्मिएबल होगी। ये आपको केस देखने के लिए मिलते हैं ज़ैंथियम के अंदर। ज़ैंथियम एक शॉर्ट डे प्लांट है, तो इसके अंदर क्या होता है, दो तरीके के फ्रूट्स होते हैं इसके एक सीड के अंदर। और बड़े वाले जो होते हैं वो डॉर्मेंट होते हैं, जो छोटे वाले होते हैं वो नॉन डॉर्मेंट होते हैं। दो तरीके के साइज़ के होते हैं, बड़े साइज सीड्स और छोटी सीड्स। तो बड़े डॉर्मेंट होते हैं, छोटे जो है वो नॉन डॉर्मेंट होते हैं, वो जर्मिनेट कर जाते हैं। अभी डॉर्मेंट जो बाद में अपनी डॉर्मेंसी ख़त्म करके बाद में जर्मिनेट करेंगे। उसके अलावा मैकेनिकल मतलब हार्ड सीड कोट है कि इतना हार्ड है कि एम्ब्रियो ग्रो नहीं कर पा रहा है, बाहर नहीं निकल पा रहा है, उसे फाड़ करके बाहर नहीं निकल पा रहा है। ठीक है, तो ये आपको देखने के लिए मिलता है एलिस्मा एमेरंथस कैप्सिला के अंदर। एमेरंथस के अंदर 30 ईयर्स तक डॉर्मेंट रह सकता है एमेरंथस। उसके अलावा हम यहाँ पे देख लेते हैं कि अगर सीड कोट है बहुत ज़्यादा हार्ड है, आप उसे कैसे सही करेंगे इस सिचुएशन में। तो आप स्कैरिफिकेशन कर सकते हैं। आप ऐसा मान लीजिए कि एक स्कार है, आपको स्कार को खोलना है, ठीक है, तो उस होल करके खोलना है जैसे भी, तो स्कैरिफिकेशन बोलते हैं। अभी दो तरीके से हो सकता है, मैकेनिकल भी हो सकता है, केमिकल भी हो सकता है। एक मैकेनिकल में ना एक ये तरीका भी आता है कि आप उसे बहुत ज़्यादा तेज़ स्पीड पर घुमाओ, ठीक है, तो जो हो सकता है कोई होल वगैरह जहाँ पे उसकी जो माइक्रोपाइल वगैरह के पास में जो वैक्स वगैरह की डिपोजिशन वगैरह थी वो सब हट सके, ठीक है, जिससे कि उसकी इन्फॉर्मेबिलिटी हट सके। या फिर दूसरा मैकेनिकल का ये हो सकता है कि आपसे थोड़ा सा जो है रगड़ दो, जैसे कि धनिए के बीज को रगड़ते हैं, है ना, जिससे कि जो वो अलग अलग हो जाते हैं। उसके अलावा केमिकल में एसीटोन, H2SO4, एल्कोहल, ये सब दिए जा सकते हैं। तो वो हर एक प्लांट जो है वो वेरी करता है। अब आते हैं एम्ब्रियो में। तो एम्ब्रियो के अंदर आप स्ट्रेटिफिकेशन देते हैं, रूडिमेंट्री एम्ब्रियो को। स्ट्रेटिफिकेशन में क्या होता है, 10 to मतलब बहुत ज़्यादा लो टेम्परेचर दिया जाता है उसे बहुत टाइम के लिए, वीक और मंथ के लिए, और फिर जो अच्छे से ग्रो कर जाता है अपना। तो 0 to 10 डिग्री सेल्सियस तक टेम्परेचर दिया जाता है। उसके अलावा इसी में ही अगर कोई इमेच्योर एम्ब्रियो है तो वहाँ पे एक और कंडीशन होती है कि आप उसे ऑल्टरनेटिंग टेम्परेचर दीजिए। लेकिन जो दो हाई और लो टेम्परेचर होगा उनके बीच में 10 से 20 तक का ही डिफरेंस होगा। 10 से 20 डिग्री सेल्सियस का ज़्यादा नहीं होना चाहिए, वरना तो फिर जो मतलब काम गड़बड़ हो जाएगा। तो इस कंडीशन में क्या होता है, इमेच्योर एम्ब्रियो को जब आप ऑल्टरनेटिंग टेम्परेचर देते हैं तो बार बार ऊपर नीचे होने की वजह से ना वो अपने कुछ जिस चीज़ को एक्टिवेट नहीं कर पा रहा तो उसे एक्टिवेट कर लेता है। तो कि उसके जो चेंजेस होते हैं वो ट्रिगर करते हैं चेंजेस को इन द हार्मोन बैलेंस और मेटाबॉलिक एक्टिविटी में विद इन दैम, ठीक है, ये चीज़ होती है अगर आप फ्लक्चुएट करते हैं टेम्परेचर को। अब उसके अलावा दूसरा क्या हो सकता है, फिर हम देखते हैं यहाँ पे डॉर्मेंट एम्ब्रियो का होगा, रूडिमेंट्री एम्ब्रियो का होगा। अब आता है लाइट ट्रीटमेंट। कुछ प्लांट्स ऐसे होते हैं कि आप उन्हें लाइट ट्रीटमेंट दे दीजिए, उससे जो है वो सही हो जाते हैं, अपनी डॉर्मेंसी छोड़ देंगे। तो लाइट ट्रीटमेंट में जिन प्लांट्स को लाइट ट्रीटमेंट से जो ग्रो करते हैं उन प्लांट्स को हम बोलते हैं उन सीड्स को हम बोलते हैं फोटोप्लास्टिक सीड्स। अब फोटोप्लास्टिक सीड्स को ना हम 3 कैटेगरी में डिवाइड कर लेते हैं कि पॉजिटिव, नेगेटिव और नॉन फोटोप्लास्टिक। अब नेगेटिव में तो क्या होगा कि उनसे जो है लाइट चाहिए ही, बिना लाइट की ही वो ग्रो करेगा, लाइट मिलेगी तो वो ग्रो नहीं करेगा। पॉजिटिव में भी उसे लाइट चाहिए ही और तभी जो है वो ग्रो करेगा, एक पर्टिकुलर है कि हाँ इतने घंटे की लाइट चाहिए तभी वो ग्रो करेगा। फिर आता है नॉन फोटोप्लास्टिक की। नॉन फोटोप्लास्टिक में कि या तो उसे आप लाइट दो ही या उसे ना दो लाइट, कुछ इस तरीके का नॉन फोटोप्लास्टिक, ठीक है। अब इसमें एग्जांपल हैं, बहुत सारे एग्जांपल्स हैं। लेंटेना सटाइवा, लेथेंथस सेलिकेरिया, निकोटियाना टोबैकम, सिंगोनिया। अब सिंगोनिया को जो है 12 घंटे की लाइट चाहिए होती है जर्मिनेशन के लिए। अब लेंटेना कैमरा की अगर हम बात करें तो इसे अगर आप 660 नैनोमीटर की लाइट देते हैं तो ये सीड जर्मिनेट करेगा। अगर आपने 730 नैनोमीटर की दी तो जो है जर्मिनेट नहीं करेगा, ठीक है। तो स्पेसिफिक लाइट रिक्वायरमेंट्स यहाँ पे चाहिए होती है। उसके अलावा
एक और चीज़ होती है कि अगर आप हार्मोन्स दे रहे हो, आप लाइट नहीं दे रहे हो, आप हार्मोन्स दे देते हो, तो जो हार्मोन्स हैं वो भी जो है लाइट के मिमिक कर सकते हैं, ठीक है। मतलब तुम नहीं काम कर रहे, मैं तेरा काम कर देता हूँ। तो वही सेम काम होता है कि अगर आप जिब्रालिक एसिड जो जर्मिनेशन कराता ही है, या फिर काइनेज दे देते हैं, काइनेज भी जो वो सेल डिवीजन वगैरह करवाता है, तो ये अगर आप दे देते हैं तो वीडियो जर्मिनेट कर जाएगा अगर आप लाइट नहीं दे पा रहे हैं, ठीक है। अब उसके अलावा यहाँ पे कुछ और ऑप्शंस भी होते हैं कि अगर आप जिब्रालिक एसिड और काइनेज तो हमने पढ़ ही लिया, उसके अलावा होता है अगर आप KNO3 थायूरिया या फिर इथाइलिन दे देते हैं तो ये भी डोरमेंसी को ब्रेक करने का काम करता है, थाइलिन भी डोरमेंसी को ब्रेक करने का काम करता है, ठीक है। KNO3 भी और थायूरिया भी। अब एक है प्रेशर, जैसे कि एग्जांपल है प्रेशर के लिए स्वीट क्लोवर, जिसे आप मेली लोटस एल्वा बोलते हैं, अल्फ़ा मेडिकैगो सटाइवा, ठीक है। दो है मेडिकैगो सटाइवा अल्फ़ा, और दूसरा क्या है स्वीट क्लोवर, इसे मेली लोटस एल्वा बोला जाता है। इनको दोनों को अगर आप प्रेशर देते हो, प्रेशर कितना 200 ATM, ठीक है। अब प्रेशर तो ज़्यादा देना ही है, साथ में अगर आप यहाँ पे 18 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर देते हो, कितनी देर के लिए, 5 से 20 मिनट के लिए, ठीक है। 5 से 20 मिनट के लिए 2000 ATM का टेम्परेचर और 18 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर पे ये देते हो आप, तो ये जो है जर्मिनेट कर जाते हैं। तो अब जो है ये हमारा हो गया कैसे ठीक करना है, ये भी हो गया। अब आता है तीसरा जर्मिनेशन इनहिबिटर। जर्मिनेशन इनहिबिटर्स में क्या होता है कि सीड के अंदर, मतलब सीड के अंदर एम्ब्रियो के पास में कुछ इस तरीके से के केमिकल्स प्रेजेंट है जो उसे ग्रो नहीं करने दे रहे। क्या क्या हो सकते हैं, जैसे कि ऑर्गेनिक एसिड्स हो सकते हैं या फिर फिनोलिक्स हो सकते हैं। फिनोलिक्स में स्कोपोलेटिन, जिसे काउमेरिन्स भी बोल देते हैं, ठीक है, स्कोपोलेटिन हो सकते हैं। उसके अलावा टेनिन्स, एल्कलॉइड्स, पैरास्कॉर्बिक एसिड नहीं है, यहाँ पे पैरास्कॉर्बिक एसिड है, ठीक है। फिर अमोनिया, थेलाइड्स, फेरुलिक एसिड, एब्सिसिन 2, साइनाइड, इंडोल, मस्टर्ड ऑयल, ये कुछ इस तरीके के कंपाउंड्स हैं जो डिवीजन नहीं करने देते, जर्मिनेशन को रोकते हैं। एक बार और देख लेते हैं क्या क्या है ये। ऑर्गेनिक एसिड से फिनोलिक कंपाउंड्स हैं, फिनोलिक कंपाउंड्स में ही जो है स्कोपोलेटिन और काउमेरिन आ जाते हैं। उसके अलावा टेनिन्स हैं, एल्कलॉइड्स हैं, फिर जो थोड़े नए से हैं वो क्या है, पर स्कॉर्बिक एसिड, मस्टर्ड ऑयल है, ये आ सकता है, साइनाइड है, और फिर इंडोल है, एब्सिसिन 2 है, फेरुलिक एसिड और थेलिड्स है। तो ये हो गया। अब इसके अंदर एक और चीज़ देख लेते हैं कि जो फूड रिजर्व है प्लांट के पास में, उसमें क्या क्या चेंजेस आते हैं जब वो जर्मिनेट करते हैं। तो कार्बोहाइड्रेट्स जो है वो किस फॉर्म में स्टोर होता है, स्टार्च की फॉर्म में। अब स्टार्च के ऊपर दो चीज़ एक्ट करेंगी, एक अल्फा माइलेज, एक बीटा माइलेज। बीटा माइलेज ऑलरेडी सीड के अंदर प्रेजेंट होता है, लेकिन अल्फा माइलेज को जिब्रालिक एसिड सिग्नलिंग से बनाया जाता है। अब आते हैं जैसे इसके ऊपर ये दोनों एक्ट करेंगे स्टार्च के ऊपर, तो माल्टोज में कन्वर्ट कर देगा, माल्टोज पे माल्टेज रिएक्ट करेगा तो ग्लूकोज बन जाएगा, और ग्लूकोज जो है जैसे ही ग्लूकोज बनेगा सेल के अंदर तो रेस्पिरेशन होगा सेल के अंदर, रेस्पिरेशन होने की वजह से एम्ब्रियो मेटाबॉलिकली एक्टिव हो जाता है। इतनी बात समझ आई। अब चलते हैं आगे सेकेंड पे, जो कि हमारे पास में लिपिड स्टोर होता है ग्लिसरॉल की फॉर्म में। अब ग्लिसरोकाइनेज एक्ट करेगा इसके ऊपर और ATP का यूज़ होगा ग्लिसरॉल पे, ये बनाएगा अल्फा ग्लिसरोफॉस्फेट। ग्लिसरॉल के साथ में एक फॉस्फेट जुड़ गया और कुछ नहीं हुआ, अल्फा ग्लिसरोफॉस्फेट। अब ये अल्फा ग्लिसरोफॉस्फेट पे क्या है, ग्लिसरोफॉस्फेट डीहाइड्रोजिनेज यूज़ हो गया यहाँ पे, और यहाँ पे एक NADH बन जाएगा, ठीक है, डीहाइड्रोजिनेज यूज़ हुआ है। तो अब यहाँ बनेगा डाइहाइड्रोक्सी एसीटोन फॉस्फेट, क्योंकि ग्लिसरोफॉस्फेट था नहीं, तो यहाँ पे डाइहाइड्रोक्सी एसीटोन फॉस्फेट बन गया। अब ये जो सीधा ग्लाइकोलाइसिस में चला जाएगा, ठीक है, इतनी सी बात है इसकी। और प्रोटीन्स में होता है, प्रोटीन्स के ऊपर जब पेप्टिडेज एक्ट करते हैं और पेप्टिडेज से अमीनो एसिड्स बनेंगे, अमीनो एसिड से फिर जो प्रोटीन्स और पाइरीन्स बन जाएगा। उसके अलावा कुछ फैक्टर्स होते हैं जो सीड जर्मिनेशन को अफेक्ट करेंगे, वैसे हम बहुत ज़्यादा देख ही चुके हैं। लाइट अफेक्ट करती है सीड जर्मिनेशन को, वाटर अफेक्ट करता है, टेम्परेचर इफेक्ट करता है, और सीड के कैरेक्टर्स ऑफकोर्स इफेक्ट करते हैं, और सॉइल के कंडीशंस भी इफेक्ट करती है। सॉइल के अंदर कुछ ऐसा है जो नहीं जर्मिनेट करने दे रहा। अब एक और चीज़ आती है इसके अंदर कि अगर लाइट है, मतलब ये मेयर साहब ने बताया था एक टाइम पे 1986 में कि लाइट है, अगर आप लाइट को कालमोडुलिन, लाइट के प्रेजेंस में कालमोडुलिन कैल्शियम के साथ में रिएक्ट करता है, तो वो जो है कालमोडुलिन कैल्शियम का एक कॉम्प्लेक्स बना लेता है,
से जो है रिप्रेजेंट कर सकते हैं हम CM प्लस कैल्शियम, ठीक है। अब इससे जो है मेटाबॉलिज्म जो है वो इंक्रीज हो जाता है सीड का, और सीड जो है मेटाबॉलिकली एक्टिव हो जाता है। तो ये तरीका बताया था कि लाइट किस तरीके से इफेक्ट डालती है सीड जर्मिनेशन में। एक बार देख लेते हैं कि लाइट की प्रेजेंस में कैल्मिडोलिन एक्टिवेट होता है, और वो अब जो है कैल्शियम के साथ में जुड़ेगा और वो कैल्मिडोलिन कैल्शियम कॉम्प्लेक्स बनाएगा। ये कॉम्प्लेक्स जो है मेटाबॉलिज्म को एक्टिवेट कर देता है सीड, ठीक है। तो ये सीड जर्मिनेशन हो गया है। अब इस रिवाइज कीजिए, मुझे पूछना है तो पूछ सकता है बिल्कुल। बाकी ये एक आप पॉडकास्ट की तरह से सुन सकते हैं, ठीक है। थैंक यू।